एवरीवन, स्वागत है आपका बहुविकल्पी श्रेणी की इस वीडियो में जो कि है भाग 2, है ना। अब इस भाग में कौन सा है? विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र तथा आवेश को पढ़ लिया था और यहाँ पर हम विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है? एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्यों रखा गया है? घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना है? तो समझो इस क्वेश्चन को पढ़ते समय पहले आपके दिमाग में इसकी पिक्चर बननी चाहिए। तो एक घन होगा, ठीक है, एक घन होगा, ऐसे मैंने एक घन बना लिया। लेकिन इस घन की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है भाई साहब, वो कितनी होगी? वो होगी एल। कितनी? एल। और इसके केंद्र बिंदु पर कहीं एक आवेश क्यों रखा है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? अनामिका, भूमि, चंपा या डॉली? तो यहाँ पर क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू के 6 क्यू एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई 6 एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कौन सा है? वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें और फिर देखें। तो अगर मैं बात करूं गॉस की प्रमेय से, आप लोगों ने ट्राई किया? चलो कर लो, अच्छा ट्राई अब तक कर लिया होगा। देखो इधर, अगर हम इसको हल करें तो ज्यादा समय ना लेते हुए, ये किसका सवाल लग रहा है? ये गॉस की प्रमेय का लग रहा है। तो गॉस की प्रमेय जी ने बताया था, प्रमेय में बताया गया था कि जो फ्लक्स होता है, कुल विद्युत फ्लक्स जो किसी भी बंद पृष्ठ से निकलता है, तो कितना होता है? क्यू बाई अपसाइलन, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/अपसाइलन नॉट। इस पृष्ठ ने कितना आवेश घेरा है? क्यू, तो उसका हो जाएगा क्यू बाई अपसाइलन नॉट। लेकिन 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 अगर ये पूरे घन से पूछ रहा होता तो हमारा यही आंसर सही था। लेकिन इसने क्या पूछ लिया है? घन के एक तल से निर्गत, ऐसे 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 फ्लक्स निकल रहा होगा ना, ये फिर यहाँ 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 यहाँ। तो सारे सारे पृष्ठों, जैसे आप अपने कमरे को इमेजिन करो, कमरे के बीचों बीच में ऐसे चार्ज रखा है, हर तरफ विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो कमरे के एक पृष्ठ से कितना निकल रहा होगा? अगर कमरे के कितने पृष्ठ होते हैं कमरे के? 1 2 3 4 5 और 6 से निकल रहा है इतना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी 6 फेज से निकल रहा है, 6 तल से निकल रहा है इतना। तो एक तल से फ्लक्स कितना होगा? एक तल से फ्लक्स, एक तल से फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? 6 से निकल रहा है, जैसे बचपन में पढ़ा था ना कि 6 किताबों का मूल्य है 36 रुपए, तो एक किताब का मूल्य कितना होगा? 36/6, पढ़ा था ना। वैसे ही 6 से निकल रहा है इतना, 6 तल होते हैं ना इसके, 6 से निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक से निकलेगा भाई साहब, एक तल से निकलेगा, यानी कि एक तल से निकलेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका आंसर होगा। इसमें से कौन सा मैच किया? इसमें से सेकंड नंबर मैच किया। ये हमारा भूमि हमारा आंसर है। इसको जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल सके। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारा दूसरा सवाल अब हमारे बोर्ड पर है, क्या है? यदि किसी गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल a बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप है, ठीक हो, ओके, e बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। मतलब एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है और वो इतनी तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो फ्लक्स कितना होगा? उससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही होंगी लंबवत। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए, और डेफिनेटली आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो 1 मार्क में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के से पहले ही आप जो डेटा है बहुत केयरफुली उतारना, प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना। बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो क्वेश्चन तो सही करते हैं, फॉर्मूला सही लगाते हैं, लेकिन प्लस माइनस उतारते ही गलत है, अपनी आंसर शीट में गिवन ही गलत में उतार देते हैं, जिसकी वजह से आंसर कहां से सही आएगा जब क्वेश्चन ही गलत उतारा है तुमने। ठीक है, तो इस सवाल करते हैं। तो हमें निकालना विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के लिए 4 ऑप्शन हमें यहाँ दिए हैं, 12, 8, 0 और -4 करके देखते हैं। कुछ नहीं करना होता भाई साहब, इस सवाल में कुछ नहीं है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया बहुत आसान हो गया, स्केलर में दिया होता तो तुम्हें थीटा निकालना पड़ता, वेक्टर में दिया बहुत आसान है। फ्लक्स निकालने कौन सा फॉर्मूला याद रखना भाई साहब? फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। भाई अब इसका डॉट प्रोडक्ट मत खोलना, ई ए कॉस थीटा करो, यहाँ थीटा पता ही कहाँ है, सीधे ई वेक्टर भी दिया है, ए वेक्टर भी दिया है, रख दो। ई वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ए के साथ, 2i कैप माइनस 3j कैप। बेटा कभी ऐसा डॉट प्रोडक्ट मिल जाए ना तो बहुत राहत के। अच्छा सर यहाँ i j k है, यहाँ k नहीं है, तो आप k लगा लो, क्या दिक्कत है? प्लस 0k कैप कर लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, तो कर सकते हो। ठीक है,
कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो के का मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई आता है ना, आई का आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे का जे से कर दो, के का के से कर दो, और जे का मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, के मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई होगा 1 होगा। करते हैं पहले 3 का 2 से करो, 3 2 जा 6 और आई मिलके 1, खत्म हो गया। 2 का 3 से, 2 3 जा -6, प्लस माइनस माइनस होता ना, जे मिलके 1 हो गया। के का के से 4 0 जा 0, प्लस माइनस मिलके माइनस हुआ, लेकिन के मिलके 1 हो गया, खत्म। हमेशा याद रखना आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर करते कितना, 6 में 6 गया 0, यानी फ्लक्स आ गया भाई साहब, फ्लक्स आ गया आपका कितना 0। कौन सा ऑप्शन सही, तीसरा सही, यानी चंपा सही हो गई। बढ़िया एकदम, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भैया अगला सवाल बोर्ड पर आ चुका है, देखते हैं क्या है। अरे भाई साहब, विद्युत फ्लक्स की विमा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखना, विद्युत फ्लक्स की विमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनेगी भाई, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी विमा बनाना उसका फॉर्मूला खींच लो, क्या होता है, ई ए, आई बताया था, ई डॉट ए, ओके। तो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कुलाम। अगर हम मात्रक लिखना चाहें, मात्रक किसका, फाई का, तो मात्रक होगा न्यूटन पर कुलाम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ओके। तो न्यूटन की विमा क्या होती है, न्यूटन की होती है mL/T-2, क्षेत्रफल की होगी L2, कुलाम हो गया, कुलाम मतलब चार्ज, चार्ज बराबर होता है IT, तो I की हो गई एम्पियर, T और समय की हो गई T, तो क्या होगा m ए के लिए 2 ये कितने हो गए 3, T-2, ये वाला +1 ऊपर जाएगा -1, तो mL/T-3, और ये A+1 है ऊपर जाएगा -1, किससे मिल रही है, mL/T-2, ये नहीं है, T-2 होना चाहिए, T-3 होना चाहिए, L3 होना, दूसरा भी mL2 है, mL3 होना चाहिए, तीसरा mL-1 T-2, ये भी नहीं है, लास्ट वाला mL3 T-3 A-1, हाँ ये वाला सही है, यानी डॉली हमारी इस बार सही हो गई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव हैं, अगला सवाल कह रहा है हमारा, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पता है ना, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश होते हैं, ठीक है, जो बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, मतलब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 2 इक्वल एंड लाइक चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ओके। तो n विद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत, चलो n को अभी साइड रखते हैं, n का मतलब 50 60 कुछ भी कह रहा होगा, हम एक की बात करते हैं। अगर मान लो एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, मान लेते थोड़ी देर के लिए समझते हैं, तो इस पर जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो गॉस की प्रमेय से हम फ्लक्स निकालते हैं बंद पृष्ठ का। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जितना भी चार्ज हो उस चार्ज का टोटल करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, टोटल चार्ज कितना हुआ प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस और माइनस जोड़ के कितना हो गया 0 बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 0, यानी एक विद्युत द्विध्रुव रखा तो इसके प्लस ने इसके माइनस को मार दिया, तो कुल आवेश कितना हुआ 0। 2 विद्युत द्विध्रुव रखोगे तो 2 प्लस 2 माइनस मार देंगे, 3 रखोगे तो 3 प्लस 3 माइनस मार देंगे, 4 रखोगे 4 प्लस 4 माइनस मार देंगे। तो इसी तरह n मतलब 50,000 ध्रुव रखे हैं, तो जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, तो सिग्मा क्यू यहाँ पर कितना मिलेगा n ध्रुव का, है ना 0। तब फाई की फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर डी सही है, और ये वाला हमारा बखूबी खूबसूरती के साथ हो गया। बढ़िया जलवाधारी सवाल है ये इससे पहले कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा गया है, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये किस ईयर में कहाँ पर आया है वो मैं आपको बता दूं कि ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 में पूछा गया है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पूछा गया है, AIPMT 2010 में ये सवाल चेहर के साथ आया था, है ना। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। यदि किसी बंद पृष्ठ की बात हो बेटा, अपने मन में गॉस की थ्योरम लानी है, ये बात आप रट लो, ठीक है। बंद पृष्ठ से कभी भी फ्लक्स बारे में पूछा जाए, गॉस थ्योरम तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। क्या होती है गॉस थ्योरम, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है टोटल, वो टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये आपके मन में आ जानी चाहिए, ठीक है।
प्रवेश करने वाला तथा इससे निकलने वाला जो फ्लक्स दिया है वो φ1 और φ2 है। ठीक है, इस बार ये जो फ्लक्स है इसके दो तरीके दिए हैं कि एक बंद पृष्ठ है, उससे एक बार फ्लक्स गुजर रहा है तो एक बार निकलने वाला दिया है, मतलब इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्रमशः φ1 है, और मतलब सॉरी प्रवेश करने वाला φ1 है, प्रवेश करने वाला φ1 है और निकलने वाला φ2। तो कोई बद्ध पृष्ठ हम बना लेते, चलो घन ही बना लेते हैं, समझने के लिए आसानी होगी। तो वो भी तो बद्ध पृष्ठ है, याद रखना बद्ध पृष्ठ ठोस ही होते हैं। ठीक है, तो ये हम सॉरी ठोस का मतलब 3D ही होते हैं, तो हम यही हम पकड़ लेते हैं। एक बात याद रखना, प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो अंदर जा रही है। ठीक है, और निकलने मतलब जो बाहर आ रही होंगी। तो एक बात याद रखना बेटा, अंदर जो जा रही होगी अगर उसके लिए हम किसी भी बद्ध पृष्ठ का सॉलिड का अगर हम एरिया वेक्टर खींचते हैं तो वो हमेशा एरिया वेक्टर बेटा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। कहाँ होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की होता है, और विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र होता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं यहाँ पर दो बातें आपको बताऊंगा कि अगर ई व ए समान दिशा में हो, ये बात आप रट लो इस बात को, समान दिशा में होंगे, क्या होंगे, तो जो इससे फाई बनेगा वो हमेशा भाई साहब नेगेटिव होगा। सर ये कैसी बात कर दी आपने, सॉरी फाई पॉजिटिव होगी, ये कैसी बात कर दी, ये कैसे समझेंगे कि φ1 हमारा पॉजिटिव होगा। देखिए बेटा, अगर ई व ए विपरीत दिशा में होगा, कैसा, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हमारा जो फाई होगा बेटा, जो हमारा फाई होगा वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, ई और ए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नॉर्मली ई डॉट ए। ठीक है, जैसे आप डॉट प्रोडक्ट खोलते हो तो कॉस थीटा आता है ना, अगर दोनों एक दिशा में तो दोनों के बीच का एंगल 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 +1, इसलिए आंसर प्लस में आ रहा है। अगर मान लो दोनों अपोजिट हुए तो ई डॉट डी ए कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, जाने वाला ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो इनके बीच का एंगल 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, इसलिए फ्लक्स नेगेटिव। तो अब इस सवाल पे आते हैं, प्रवेश करने वाला फ्लक्स कितना है, φ1, यानी प्रवेश करने वाला फ्लक्स हो गया हमारा φ1, तो φ1 को हम कैसे लेंगे, -φ1 की तरीके। ओके, निकलने वाला फ्लक्स कैसा है, निकलने वाला है φ2, तो φ2 को हम कैसे लेंगे, +φ2 की जगह। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया, कुल फ्लक्स की अगर हम बात करें, कुल फ्लक्स की बात करें बेटा, फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, ये भी याद रखो कि जो फ्लक्स होता है वो हमेशा अदिश होता है। ठीक है, अदिश राशि है, ये संख्याएं है ना चुंबकीय बल रेखाओं सॉरी विद्युत बल रेखाओं की। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया, प्लस अदिश चीजें सीधे जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों को जोड़ो तो -φ2 + -φ1 + φ2, तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, टोटल फ्लक्स जो हमारा φe आएगा वो आएगा φ2 - φ1। जोड़ोगे φ2 - φ1 ही तो लिखो, आपको सर आपने जोड़ा कहाँ, ये तो घटा दिया है। अरे बेटा विद साइन जोड़ो तो -φ1 + φ2, तो अरेंज कर लो तो φ2 - φ1। अब लगाओ गॉस की थ्योरम, जो φe होता है वो होता है Q/ε0। तुमसे पूछा क्या गया है कि तो पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश होगा, इसके अंदर जो आवेश परिबद्ध है उसको मैंने मान लिया σq। σq कितना होगा, यहाँ से निकालिए, σq बराबर होगा φe × ε0, और φe की वैल्यू अभी क्या निकाली आपने, फाई की वैल्यू निकली φ2 - φ1 × ε0। ऐसा कोई मैच करता हुआ दिख रहा है, φ2 - φ1 × ε0, अरे पहला ही है, अनामिका सही हो गई। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। बताया है कि ई और ए समान दिशा में हो तो फाई पॉजिटिव, ई और ए विपरीत दिशा में हो तो फाई नेगेटिव, और फाई हमेशा स्केलर होता है, सीधे ऐड करना होता है विद साइन। तो टोटल फ्लक्स ये आ गया, गॉस थ्योरम लगा कि क्यू को सब्जेक्ट बनाया और टोटल फ्लक्स की जगह हमने अपना फ्लक्स रख दिया और हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा। अब आपसे यहाँ पूछा गया, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आगे दे दिया है नंबर ए पे 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है, और सतह पर 45 डिग्री होती है। बेटा एक बात याद रखना कि जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी भी गोले का, उसके पृष्ठ पर कभी भी अगर मान लो केंद्र पर अगर आवेश रखा है और उसके पृष्ठ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0। जो आपने KQ/R² पढ़ा है वही, बस R की जगह कैपिटल R लेना है, क्योंकि ये दूरी कितनी है, कैपिटल R यानी त्रिज्या है किसकी, इस गोले की। ओके, तो बस ये होता है। अब बात आती है यहाँ पर कैसी होगा, अगर मान लो ये प्लस आवेश है तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी ना, यहाँ पर भी ऐसे निकलेंगी ना, यहाँ ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। तो यार ना ये हमेशा सब कितना बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी। कितना बनाएंगी,
90 डिग्री में। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भाई? 0 तो नहीं हो सकती, मैंने बता दिया, कुछ ना कुछ तो होगा वैल्यू। तो 45 डिग्री भी नहीं हो सकती। सतह के स्पर्शी का मतलब छू के जाना, तो छू के तो नहीं जा रही है। बचा कौन सा? सतह के लंबवत। और यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, यानी गोले पर विद्युत, किसी गोले के पृष्ठ पर है ना आवेशित चालक के, याद रखना, आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? सतह के लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत, क्योंकि सारा चार्ज यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो उसके क्या होगी? लंबवत। और ये आपको विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी में ही बताया गया है कि आवेशित चालक कोई भी होगा, विद्युत बल रेखा हमेशा चालक के पृष्ठ पर लंबवत होगी, चाहे वो गोला हो या वो सीधा एक समतल ही क्यों ना हो। तो अगर ऐसे मान लो ऐसा है कोई आवेशित चालक है और इस पर विद्युत बल रेखाएं खींची जाए, तो ये भी कैसी होंगी? सतह के लंबवत होंगी, कभी भी कोई एंगल पे नहीं होंगी, मतलब कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 ही होंगी हमेशा। ठीक है, कोई अलग एंगल पर नहीं होंगी। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? लंबवत होगी, मतलब बी। तो जल्दी से इसको भी, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, केवल ऐसे समझना था, तो जल्दी से इसको नोट करें तो आगे बढ़े। बढ़िया बढ़िया सवाल कराते हुए आपको इसी श्रेणी में आगे बढ़ाते हुए एक नया सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, टीवी नहीं मोबाइल स्क्रीन है आपकी, मोबाइल स्क्रीन पर क्या है? धातु का बना एक ठोस गोला एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। चित्र में दिखाई गई बल रेखाओं में से सही बल रेखा 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। मतलब यहाँ कुछ बल रेखाएं आपको दिखाई गई। ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी बताया कि एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, बल रेखाएं जो होती हैं भाई साहब वो आवेशित चालक पर हमेशा लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? लंबवत होती है। तो इनमें से वो देखो जो इस ठोस गोले पर लंबवत हो। लंबवत, अच्छा हाँ एक चीज सुन लो, गोले का कभी भी लंबवत आप खींचो, गोले पे कोई भी लाइन आप लंबवत खींचो, जैसे अर्थ पर कोई भी लाइन लंबवत खींचो, अगर अर्थ को गोला मान लो तो हमेशा कहाँ से गुजरेगी पता है? कहीं पर भी लंबवत खींचो, कहीं पर भी लंबवत खींचो तो हमेशा कहाँ से गुजरेगी? उसके सेंटर से गुजरेगी। एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना ये बात। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। पहले वाले देखते हैं सर, ये ऐसे गई, क्या यहाँ पर ये 90 बन रहा? सर नहीं बन रहा, पहली तो नहीं हो सकती सर, एकदम घनघोर गलत है। दूसरी चेक करते हैं, क्या ये 90 बन रहा? सर लग तो रहा है, लेकिन ये क्या हुआ भाई साहब? ये साइड से ऐसे घूम के गई है, क्या इधर के गोले पर ऐसे आई, इधर गोले पर ऐसे घूमी, ये पूरा गोला है ना, ऐसे घूमी ये चलिए, तो क्या इस पर लंबवत है? सर नहीं, तो दूसरी भी गलत हो गई। अरे समझिए ना, ये गोला है, ये ऐसे आई फिर ऐसे घूमी इधर के गोले के आगे से और ऐसे चली गई, क्या गोले के आगे जा सकती है? उस पर तो लंबवत होनी चाहिए थी ना, तो ये भी गलत हो गई। तीसरी ऐसे भैया भेजते हुए से चली जा रही है, तो और नीचे जा रही है, केंद्र तो कहीं इसका यहाँ पर है, नहीं हो सकती, क्योंकि भेजते हुए कैसे चली जाएगी? लंबवत होना चाहिए। क्या ये लंबवत दिख रहा है आपको? नहीं। लेकिन इसको देखिए जरा, तीसरी तो नहीं है, चौथी देखिए, क्या ये ऐसे आई, ऐसे नाम लंबवत? सर आपने बना दिया, तो बनाने को तो इसको भी आप बना सकते थे। नहीं, इसको जरा आगे बढ़ाओ, इसको जरा आगे बढ़ाओ, क्या ये केंद्र से जाती हुई नहीं लग रही है आपको? तो ये वाली भाई साहब सही है, क्योंकि कोई भी पृष्ठ पर चुंबकीय बल, विद्युत बल रेखाएं, सॉरी विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं, और वो लंबवत हमेशा चेक कैसे किया जाता है कि वो केंद्र से पास हो रही है या नहीं। तो ये देखो केंद्र से पास भी हो रही है, अगर आप इमेजिनरी बना लो पीछे की तरफ, और ये लंबवत तो है ही है। तो ये चौथा नंबर आपका सही होगा, जो कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, जो पीछे वाले की जो अभी एक क्वेश्चन कराया तो उसकी एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन समझिए। तो अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? पहला घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, और चौथा सर्वत्र शून्य रहता है। तो चेक करते हैं, धातु का ये गोला है, ठीक है, धातु का ये गोला, सर गोला पचक गया है आपका, धातु का ये गोला है, ठीक है। इसके ऊपर आपको पता है किसी भी धातु पर उसका जो भी आवेश होता है, चालक या मतलब आवेशित गोला होगा, आवेशित चालक होगा, जितना भी आवेश होगा उसके हमेशा पृष्ठ पर रहता है। ये बात हमेशा याद रखिए। आवेश कहाँ पर विद्यमान होते हैं? सिर्फ पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो अगर हम केंद्र की बात करें तो यहाँ पर पृष्ठ से अगर केंद्र की तरफ जाएं तो सर कितना आवेश होगा, ये बात हम कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये बताते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझिए, इसकी प्रॉपर्टी होती थी भाई साहब, इसको आप प्रॉपर्टी से ऐसे कर सकते हो कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये पढ़ा है, कंडक्टर बनाया था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। समझाने का तरीका यहाँ बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना। अगर यहाँ पर एक चार्ज रख दें, कोई भी चार्ज रख दें, चलो मन कर रहा है मेरा, तो क्या इस वाले की वजह से, मान लो ये प्लस है, इस वाले की वजह से ये प्लस की वजह से रिपल करेगा, तो इधर वाले इस प्लस की वजह से भी तो ये रिपल करेगा।
तो बराबर हो गया, जितना प्लस इधर उतना ही प्लस इधर है। यही सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, यही सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, यही यहाँ पर भी होगी। तो बेचारा ये चार्ज कहीं नहीं जा पाएगा, यानी इस पर टोटल जो फोर्स लग रहा होगा विद्युत बल वो कितना हो गया, 0। और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q। तो जब F 0 है तो Q पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर 0। इसका मतलब यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझना मेरे को, लेकिन आवेश की मतलब विद्युत धातु के आवेशित गोले से जब हम केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं तो केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, 0 है। कितना है, 0। तो इसके अंदर कहीं पर भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहीं पर भी निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आएगा, सर्वत्र शून्य रहेगा। ये बात रख लीजिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है, तो सर्वत्र शून्य रहता है। किसके अंदर, किसके अंदर, गोले के केंद्र की ओर जाने पर। केंद्र की ओर जाने का मतलब समझ रहे, पृष्ठ से केंद्र की ओर जाना मतलब अंदर पहुंच जाना, पृष्ठ से केंद्र की ओर जाना मतलब अंदर पहुंच जाना। आपने ग्राफ भी पढ़ा होगा इसका, ऐसा कुछ कि जब केंद्र के अंदर रहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है, फिर जैसे हम पृष्ठ पहुंचते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद जैसे बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, ठीक है। तो केंद्र यहाँ तक में यानी जब आर तुम्हारा कम था कैपिटल आर से, कैपिटल आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या से कम होगा, त्रिज्या से कम होगा मतलब आप अंदर रहोगे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अक्ष है ना, और ये दूरी का अक्ष है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आ रहा, 0। ये बात हमेशा रट लो, ठीक है, हमेशा जान लो। अब समझा भी दिया मैंने, रटने वाली क्या बात है इसमें। जल्दी से नोट करो, कौन सा ऑप्शन सही है, सर्वत्र शून्य रहता है। ओके, जल्दी से नोट करो। तो प्यारे क्वेश्चंस की सीरीज में एक और अति प्यारा क्वेश्चन है ना, क्या है, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। देखो एक बात बताएं, गोले के पृष्ठ पर कितनी तीव्रता होती है, गोले के बाहर कितनी तीव्रता होती है, उसके लिए एक सिंपल सा आपको टिकाऊ फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना। E बराबर जो आपने पढ़ रखा है KQ/R², के मतलब वही अपना पुराना 4πε0, ठीक है, KQ/R²। देखो जब बाहर पूछे तो R लगा देना, और अगर पृष्ठ पर पूछे तो एक बताओ केंद्र से पृष्ठ की दूरी कितनी होती है, R है तो होती है, तो यहाँ पर डाल देना R², ठीक है। ये फॉर्मूला अपन को लगाना है, यानी 2 गोले हैं हमारे पास, कितने, 2 गोले हैं हमारे पास, और यहाँ ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए हमारा जो भी आएगा मैच कर लेंगे, क्या ऑप्शन पढ़ने में समय बर्बाद करें, हम लोग अपना सवाल लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। देखो इधर 2 गोले हैं, तो एक पर क्या है त्रिज्या R1 है, और एक की त्रिज्या क्या है, चलो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, मान लेते हैं R2 थोड़ी सी बड़ी है, नहीं कहोगे सर एक बराबर लग रही है, ऐसा जरूर नहीं R2 बड़ी हो सकता है R1 बड़ी हो, मान लेते हैं। तो इस पर पृष्ठ पर यहाँ कुछ तीव्रता होगी E2, यहाँ तीव्रता होगी E1, अपन को चाहिए भाई साहब E1/E2। तो फॉर्मूला अभी बताया आपको, क्या, के क्यू, मान लो इस पर चार्ज कितना है, Q1/R1², है ना, के Q1/R1², और देखो R² होता है तो इसकी R1 है, इसकी हो जाएगी के Q2/R2²। लेकिन एक मिनट सर जी, Q1 और Q2 तो अपन को पता ही नहीं है, तो इसके लिए कुछ दिया है क्या, हाँ, आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। अब पृष्ठ घनत्व क्या बोला है, पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब कितना चार्ज टोटल एरिया पे बिखरा हुआ है, बैठा हुआ है, इस पर कितना चार्ज पूरे में बिखरा हुआ है। तो मान लो टोटल चार्ज क्यू बिखरा है पूरे एरिया कितना मानते हैं, ए मानते हैं, या यहाँ पर गोला है तो गोले का एरिया कितना हो जाएगा, 4π²। तो एक एरिया पे कितना चार्ज बिखरा होगा, यानी 4πr² पे बिखरा है, 4πr² पे बिखरा है क्यू, तो एक एरिया पे बिखरा होगा Q/4πr²। यहाँ अगर कैपिटल आर मान ले 4πr², तो सिग्मा समझने का सबसे सिंपल और टिकाऊ तरीका तुमको बताते हैं, सिग्मा बराबर Q/A होता है। क्या होता है, Q/A। तो Q हमें निकालना है, तो सिग्मा जो पहले का होगा वही सिग्मा दूसरे का, ऐसा ये बोल रहे हैं, ऐसा ये सवाल में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि σ1 बराबर σ2 है, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q1/A1, इधर हो जाएगा Q2/A2। अच्छा Q1 तो पता ही नहीं है, A1 तो पता है ना, इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4πr², तो यहाँ R1 है तो R1², और यहाँ हो जाएगा Q2 बराबर 4πr2²। बढ़िया सवाल रवि में बोला तो खूबसूरत सवाल है। तो देखो इधर 4π से 4π कैंसिल, हमें तो चाहिए क्या भाई साहब, यहाँ देखो कैंसिल करते हैं, के से के कट गया, हमें चाहिए Q1/R1², यहाँ मिला Q2/R2²। सर दोनों बराबर हैं, क्या हम Q1/R1² की जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, हाँ सर रख दो, आपको दिख रहा है इधर, एक काम करते हैं इधर करते हैं, तो E1/E2, ध्यान से देखो Q1/R1² और Q2/R2² बराबर है, तो Q1/R1² ऊपर ऐसे लिखो, और नीचे वाले को हटा के उसकी जगह पर
भी Q1/R1 स्क्वायर, सब कट पिट गया तो आया 1/1। तो E1/E2 का मान 1/1, मतलब E1:E2 का मान बराबर में 1:1। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डॉली सही हुआ। फिर समझना, आवेश पृष्ठ घनत्व दिए हैं बराबर एकदम, है ना। तो वहां से हमने Q1/A1 किया, ए क्या है गोला है 4πr² डाल दिया, इधर A2 क्या है गोला 4πr² डाल दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पता है Q/R² होता है, तो इसके पृष्ठ पर और इसके पृष्ठ का अनुपात निकालना था। तो के मतलब 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, Q1/R1², Q2/R²। अब Q1 और Q2 कैसे पता हो जाए? तो ये हम निकालने चले थे Q1 और Q2, हमें पूरा Q1/R1² मिल गया। और अच्छी बात हो गई कि ये बराबर है इसके, जब दो चीजें बराबर और अपॉन में हो तो कट जाती हैं, आंसर मिलता है 1। पता है ना ये बात? मैथ वालों थोड़ा सा मैथ लगी है, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लीजिए पहले एक काम करिए, आप इसको सॉल्व करिए, ये मतलब सॉरी सॉल्व करने का मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो फिर एक सवाल ऐसे ही आपको और कराते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा सवाल आपको ऐसे ही देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इस सवाल को बिल्कुल पुराने मेथड से ही ट्राई करो। देखो सवाल बदल गया है, वो नहीं है, ऑप्शन बदल गए हैं, ठीक है। दो गोलों की त्रिज्या की R1 व R2 दी है, उन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, ठीक है। अब क्या Q1 और Q2 हमें माना था, यहाँ है, ठीक है। गोलों के पृष्ठों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब σ1 और σ2 जो कि होता है Q/A, वो बराबर है ना। तो बताओ Q1 और Q2 का अनुपात कितना होगा? बिल्कुल यही अप्रोच लगाइए, इस बार विद्युत क्षेत्र का कोई भी काम नहीं, केवल इससे काम आपका बन जाएगा, ठीक है। और लगाइए और आंसर आप इसका बताइए, और आंसर को आपको पता है क्या करना है, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, लगते रहें और सारे सवाल लगाते रहें, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में सवाल को छोड़ते रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।